तो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट एबीएस का, आज हमने मिसलेनियस प्रश्न इसमें लिए, कोई एक टॉपिक नहीं है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, इसमें अगर हम मुख्य बिंदु की बात करें तो वो शास्त्रीय भाषा है। क्या है? आपकी शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। और एक बात तो बताने भूल गया आपको। कल एक लोग का कमेंट आया था, जो हमारी वीडियो हुई थी, मतलब जो हमारी क्लास चली थी ना, पर्यावरण से संबंधित जो समझौते सम्मेलन और प्रोटोकॉल्स वगैरह हुई हैं, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया कि आपने मतलब सीएफसी होता है ना कि एचएफसी, ठीक है। मतलब उनको यही नहीं पता है कि सीएफसी और एचएफसी जो दो अलग अलग गैसें हैं। उन्होंने कहा, लिखा मतलब कमेंट में कि सीएफसी होता है ना कि एचएफसी, और फिर इमोजी वही हंसने वाली लगा दी। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपने दोबारा वीडियो देखी मेरी क्लास की, तो ये बताना मैं चाहती हूँ कि जब कमेंट करिए आप लोग, अच्छी बात है, हमें भी पता चलता है कि हमारी वीडियो कैसी है। लेकिन जो चीज़ आप कमेंट करने जा रहे हैं, पहले आप उससे खुद संतुष्ट हो लें कि जो हम कह रहे हैं वो हम सही हैं, या जो वीडियो में बताया जा रहा है या क्लास जो ली जा रही है, क्लास में जो बताया जा रहा है वो सही है। देखिए, जो सीएफसी और एचएफसी है, इसमें सीएफसी जो है गैस है, ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये क्या हुआ था इसमें कि जो हमारी ओजोन परत है, ये उसमें क्षरण का कारण बन रही थी, ठीक है। तो एक प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो उसमें सीएफसी पर बैन लगाया गया, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर उसमें एक संशोधन हुआ जिसे कहा गया किंगाली संशोधन 2016। उसमें जो किंगाली संशोधन था, उसमें एचएफसी, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा कोई ऐसा कमेंट ना करे बिना सोचे समझे, ठीक है। एचएफसी पर क्या किया गया, रोक लगाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ 2016 में, किंगाली संशोधन जिसे कहा गया, उसमें एचएफसी गैस पर क्या किया गया, रोक लगाया गया। अब यही चीज़ मैंने उस वीडियो में भी बताई, तो उन्हें अब क्या समझ में आया क्या नहीं आया मुझे नहीं पता। लेकिन जो उन्होंने कमेंट किया था, मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुई यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें मैंने सही बताई थी, पर उन्होंने समझा नहीं और बिना सोचे समझे तुरंत कमेंट कर दिया, ठीक है। तो कुछ भी आपको कमेंट करना हो तो उसे पहले सोच समझ लें, या आप ये, अगर आप पक्का है आपको कि मतलब आप कंफर्म है कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी पता चलेगी भाई कि मुझ में कमी का मतलब क्या कमी है हमारी वीडियो में, या क्या अच्छाई है, ठीक है। लेकिन बिना सोचे समझे आप कुछ भी ऐसे ना किया करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, ठीक। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है, बार्ली, मंधाना, मधुबनी या अल्पना। तो जो मिथिला लोक चित्रकला है, इसका जो लोकप्रिय नाम है वो क्या है, मधुबनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी ये कहाँ की चित्रकला है, तो ये बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। कहाँ की, बिहार की। कहाँ पर है ये मधुबनी चित्रकला, कहाँ की है, तो ये बिहार की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। मतलब कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या करती हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। वयस्कों में इनका निर्माण डॉट डॉट होता है। मतलब जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, वयस्क मनुष्य में इनका निर्माण कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो आरबीसी का एक मुख्य कार्य है वो तो दिया गया है कि ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। अब ये पूछा गया है कि वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो थोड़ी सी जानकारी हम लाल रक्त कणिका, जिसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसके बारे में ले लेते हैं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। ये केंद्रक विहीन होती है, लेकिन अपवाद में ऊँट में जो रक्त रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें केंद्रक होता है। बाकी सभी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें जो केंद्रक है ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो जो लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल्स हैं, ये इनका निर्माण वयस्कों में
अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पर ये पूछा जाता है कि भ्रूण में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वो यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। तब आपका यकृत सही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी रेड ब्लड सेल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है, ठीक है, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सम्मिलित नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, लेकिन जो वो गैस अवशोषित करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बना हुआ है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल, जो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उसकी ज़रूरत होती है। जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। जब ये चीज़ें उपस्थित होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपन्न हो पाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कुनैन, जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। ये सही है भाई, यहाँ गलत पूछा गया है। तो ये यहाँ जो ये लाइन है ए वाली, ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बना हुआ है कि मलेरिया की औषधि किस पौधे से बनाई जाती है और पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। तो आपका यहाँ से प्रश्न एक तो ये बन जाता है कि सिनकोना नामक, तो फिर क्या था हमारा कि जो मलेरिया की दवा है वो सिनकोना नामक पौधे जाती है और पौधे की छाल से बनाई जाती है। ये प्रश्न पूछा गया था आपका कि पौधे की किस भाग से बनाई जाती है, तो पौधे की छाल से दवा बनाई जाती है। तो ए ऑप्शन तो आपका सही है, मतलब कि यहाँ गलत पूछा गया है। तो ये जो कथन दिया गया सही है, लेकिन यहाँ हमें गलत करना होगा, क्योंकि आपका यहाँ जो गलत है वो बताना है। चावल वानस्पतिक तेल का एक अच्छा स्रोत है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी सही है, तो इसको भी कट करना पड़ेगा। हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत हैं। ये भी सही है, तो इसको भी कट करना होगा। अब हमारा एक ही ऑप्शन बी बच जाता है कि चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। ये कथन हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत और नहीं जो क्वेश्चन में आपके शामिल किए रहते हैं उनको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, चांगपा जनजाति पाई जाती है। तो जो चांगपा जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में, मणिपुर में, असम में और सिक्किम में। तो चांगपा जनजाति जो है ये लद्दाख में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो चांगपा जनजाति है, आपने अगर सीटेट वाला एग्ज़ाम दिया होगा या सीटेट की तैयारी की होगी तो आपको पता होगा, उसमें पश्मीना शाल से प्रश्न आपके बनते हैं। तो जो पश्मीना शाल होती है ये बकरियों के बाल से बनाई जाती है, और ये जो पश्मीना शाल जो बनाते हैं वो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं। ये जो पहाड़ों पर ये बकरियाँ पाई जाती हैं, इनके बाल जो होते हैं बड़े लंबे लंबे होते हैं, और मशीनों से इनको नहीं बुना जा सकता, क्योंकि इनके बाल बड़े मुलायम और पतले होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, मशीन से बुनाई करने पर। तो पश्मीना शाल किस जनजाति के लोग बुनते हैं? तो चांगपा जनजाति। कहाँ पर पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज चलती है निर्वात में, पानी में, हवा में, लकड़ी में। तो जो ध्वनि है ये सबसे तेज लकड़ी में चलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से डॉट डॉट ऊंचाई पर है, मतलब कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको बतानी है। तो जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय का ही भाग है। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट जो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आप ये ध्यान रखेंगी कि कहाँ पर है स्थित है ये, तो हिमालय का भाग है और नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। ए ऑप्शन है मलेरिया फैलाने के लिए, बी ऑप्शन है संक्रमण फैलाने के लिए, सी ऑप्शन है अपने जीवन को बचाने के लिए, डी ऑप्शन है अंडे देने के लिए। तो जो मादा मच्छर होती है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और ये क्या करते हैं, अंडा देने के लिए ये क्या करते हैं कि रक्त चूसते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है। ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। तो जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, वर्षा के होने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शोध, वंशी वाष्पीकरण यहाँ पर होगा भाई, और संघनन, और फिर वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। तो जो वर्षा के होने में निम्न किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें वर्षा के 4 चरण हैं। एक आपका वाष्पीकरण होगी जिसमें क्या होता है कि जल जो है, जल का वाष्पीकरण होता है। समुद्र हो गया, आप देखते होंगे किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो वो क्या होता है, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है, तो वो वाष्पीकरित हो जाता है, कुछ नीचे चला जाता है ज़मीन में। फिर उसके बाद में क्या होता है, वाष्पीकरण होने के बाद में ये ऊपर बादल में चला जाता है, वहाँ पर संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया होने पर वर्षण, वर्षण के बाद फिर क्या हो जाता है, जो वर्षा का जल है वो फिर नीचे आ जाता है। मतलब ये चक्र चलता रहता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमें वाष्पीकरण और संघनन दोनों ही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पारिस्थितिक पिरामिड किसके द्वारा दिया गया। चार्ल्स एल्टन, एजी टेंसले, जोसेफ ग्रेनल, ईपी ओडम। तो जो चांस पारिस्थितिक पिरामिड है ये किसने दिया था, तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एजी टांसले, जोसेफ ग्रेनल, इन सभी के बारे में आप जानते हैं। एपीओडम भी आप जानते हैं क्योंकि कई बार इसकी चर्चा की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। भाग 9A, भाग 10 या भाग 11। तो जो पंचायती राज है ये सब भारतीय संविधान के भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब पंचायती राज से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, त्रिस्तरीय। तो बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज की सिफारिश की थी। मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी किसने, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, अगर ये बात की जाए कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, तो भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 में हुआ। कहाँ पर, तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। अब कौन सा संविधान संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये हुआ। अगर लागू की बात की जाए कि लागू कब हुआ, तो ये 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज लागू किया गया। भाग 9 है, मतलब संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 9 में ये दिया गया है। आर्टिकल की बात की जाए तो 243 से 243 ओ तक इसका वो है। अनुसूची किस अनुसूची में से शामिल किया गया, तो 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था जो है उसमें कौन कौन से हैं, तो ग्राम स्तर, मतलब ग्राम स्तर पर हो गया ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये चीज़ें हो गई पंचायती राज के बारे में। इन्हें आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, आपके प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भाग 9 और इससे पंचायती राज से संबंधित है। अगर यहीं पर हम बात करें अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची है। अनुच्छेद कौन सा है, तो 243 से 243 ओ तक जो अनुच्छेद है वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नहीं, उत्तर प्रदेश में शाकुंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मेरठ, सहारनपुर, आगरा और वाराणसी। तो जो शाकुंभरी देवी मेला है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मेरठ में कौन सा मेला लगता है, ठीक है, तो मेरठ में आपका कौन सा मेला लगता है? मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। कौन सा? नौचंदी मेला लगता है। अगर आगरा की बात की जाए तो ये बटोसर मेला लगता है। यहाँ पर ये क्या है? एक पशु मेला है। वाराणसी की बात की जाए तो ध्रुपद और नक्कटैया, देव दीपावली, ये सब वाराणसी में लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो जो चिपको आंदोलन है इससे 3 व्यक्ति संबंधित थे। एक थी गौरा देवी, एक आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी थे जो प्रमुख थे, और एक और थे, अभी नाम नहीं याद आ रहा उनका। नाम नहीं याद आ रहा अभी तीसरे व्यक्ति का, ठीक है। तो 2 लोग का जान लेते हैं। लेडीज़ की अगर बात की जाए, मतलब फीमेल की, तो गौरा देवी थी। जो प्रमुख नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम मेधा पाटेकर और बाबा आमटे की बात करें तो नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन से ये संबंधित है। जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बन रहा था तब ये आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिससे संबंधित थे मेधा, यहाँ पर मेघा लिखा लेकिन मेधा होता है। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे उससे संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? अमेजन, कांगो, लिम्पोपो और नील नदी। तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है। कांगो, लिम्पोपो और नील। तो जो लिम्पोपो नदी है ये क्या है? ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर होगा आपका कांगो नदी। कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी जो है उत्तर प्रदेश से बहती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों बिंदु क्या हैं आपके लिए? महत्वपूर्ण है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी। और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि तरल सोना शब्द किस ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में किया जाता है? तो तरल सोना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल। बायोडीजल जो है ये बायोडीजल प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और तरल तो यहाँ तरल सोना या ब्लैक गोल्ड के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। पेट्रोलियम जो है ये गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें क्या होती है, एक बदबू, मतलब भयंकर बदबू इससे आती है। इससे स्नेहक जैसे कि चारकोल हो गया और ग्लिसरीन वगैरह, ये सब इसी से हमें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है? परमाणु निरस्त्रीकरण, ओजोन परत संरक्षण, सतत विकास या महासागर संरक्षण। तो ओजोन परत संरक्षण जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। सतत विकास जो है ये एजेंडा 21 में ये कहा गया था कि जो हमारे संसाधन हैं उनका हम उपयोग इस तरह करें कि जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं वो भी उसका यूज कर पाएँ, मतलब उनका अंधाधुंध दोहन ना करके जितनी मात्रा में हमें ज़रूरत हमारा काम चल सके सिर्फ उतना ही यूज़ करें। तो इसमें सतत विकास की बात की गई थी एजेंडा 21 में। अब आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है। क्या बताना है आपको?
पृथ्वी शिखर सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एजेंडा 21 जो है ये सतत विकास से संबंधित है, या सतत विकास की बात की गई एजेंडा 21 में। ठीक है, तो आज का ये हमारा नहीं, अभी है भाई, एक प्रश्न और है, माफ़ करिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने वाली पहली भारतीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़। तो पहली जो भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो तमिल है। 2014 में इसे पहली बार पहली भाषा जिसे क्या किया गया, तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगर ये बात की जाए कि वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं और कब किसी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये भी इसमें शामिल है। देख लीजिएगा। देखिए, तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद में संस्कृत को दिया गया 2005 में, तेलुगु को 2008 में दिया गया, कन्नड़ को भी 2008 में ही दिया गया, मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और मराठी को 2014 में दिया गया, ओडिया को भी 2014 में दिया गया, असमिया को 2024 में दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा, बांग्ला को 2024 में, पाली और प्राकृत मतलब कि 2024 में आप देख सकते हैं 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कितनी भाषाएं थी? तो 5 भाषाएं थी। कौन कौन सी? मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली और प्राकृत। इन पाँचों को क्या किया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो 11 इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये जो 11 शास्त्रीय भाषा है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। और जो भी कमेंट किया करें, कमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के किया करें। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसे ही नहीं पढ़ाने आ जाता है, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी भाई आपको जो भी चीज़ें बताई जाएँ सही बताई जाएँ। ठीक है, हाँ, ये मैं भी मानती हूँ कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो गलत हो सकती हैं, भाई इंसान है, लेकिन जो भी आप कमेंट करें मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें और सोच समझ के ही किया करें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, अगर कुछ कमी रह गई हो तो भी बताइएगा। अगर क्लास आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।